दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि कर्नाटका के अंदर जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल के मुसलमानों की बैंड बजाने के वास्ते प्लानिंग कर रहे हैं बोल के। बहुत ही अजीब और गरीब किस्म से जो है भरोसा तोड़ा जा रहा है मुसलमानों का कांग्रेस के द्वारा। अभी जो है मैं सिर्फ ये गुजारिश कर सकता हूं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मानने वाले या फिर फॉलो करने वाले है ही नहीं, तो इसलिए जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक ही पलड़े में रखकर तोलने की हम जो है अगर कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें वाज़ेह तरीके से नजर आती है। आज का ये इंपॉर्टेंट मौजू हम डिस्कस कर रहे हैं एसआईआर के ऊपर। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक नया जो है अल्फाज क्वाइन किया गया है, एक वर्ड क्वाइन किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो कि 1956 से लेकर 2025 तक तकरीबन 13 बार इंटेंसिव रिवीजन कर चुकी है इलेक्टोरल रोल्स का। इलेक्टोरल रोल्स के अंदर पाकीज़ा बनाना, उसको शुद्धिकरण करना, जो लोग मर चुके हैं, यहाँ से दूसरी जगह पर जा चुके हैं, वैसे लोगों के नामों को डिलीट करना, और साथ ही साथ जो है जो भी बच्चे 18 साल के नए हो के अभी पूरा कर चुके हैं उन लोगों को जो है वापस रोल में एंट्री करना। ये जो काम है इसको रूटीन किया जाता था। अब जो रूटीन प्रोसेस है वो रूटीन प्रोसेस कम से कम जो है हर दिन चलता था, और साल में एक बार जो है एनुअल अपडेशन के नाम पे भी वो किया जाता था। और साथ ही साथ जो है जब भी इलेक्शंस आते थे तो इलेक्शन को जाने से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रीजनल इलेक्शन कमीशंस जो हर स्टेट में होते हैं, ये लोग मिलकर क्या करते थे कि वो इलेक्शन के पहले अपना इलेक्टोरल रोल्स को जो है एक फाइनल बना के पब्लिश कर देते थे, और जिसके जरिए से इलेक्शन किए जाते थे। ये पूरा भी प्रोसेस जो आता है ये सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन अपडेशन प्रोसेस में ही आता है। अब रही बात इंटेंसिव रिवीजन की, तकरीबन 13 बार जो मैंने बताया वो अलग अलग समय पर पैन इंडिया लेवल में स्टेज वाइज, फेज वाइज किया गया है। अब 2025 में जो होने जा रहा है ये बड़ा स्पेशल है, क्योंकि इसमें वर्ड स्पेशल ऐड किया गया है। क्यों स्पेशल वर्ड ऐड किया गया बोल के हमने जो है कुछ किताबों को खंगाला कानून के, तो हमें पता चला कि ये भारत के संविधान के अंदर ऐसा कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नाम का कोई भी जो है कानून है ही नहीं। फिर भी जो है ये लोग इंटेंसिव रिवीजन को ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पे करके लोगों के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना। अगर लोग कोऑपरेट करे तो अच्छी बात है, उनमें से जो है गरीबों के, पिछले लोगों के, और खास करके एससी एसटी और बैकवर्ड कम्युनिटीज के लोगों को वोटों को डिलीट करना। अगर इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके लोगों के अंदर जो है डर और खौफ का माहौल क्रिएट करना, जिससे जो है मेन स्ट्रीम की मीडिया और मेन स्ट्रीम की डिस्कशंस को जो है साइडलाइन करके दूसरे मुद्दों पर भटकाने की ये जो साजिश है ये हो सकती है हुकूमत के द्वारा की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अभी उसके तहत हम थोड़ी सी इसको समझते आगे चलेंगे। जब भी इलेक्टोरल रोल्स को रिवीजन किया गया है, वो रिवीजन जो आखिरी हुआ था 2025 से पहले 2002 से 2004 के बीच में पूरे भारत में हुआ था, तो उस दौरान अगर आपका वोटर आईडी में नाम है तो एक प्रोसेस अलग है, अगर उस टाइम पे नाम नहीं था तो एक प्रोसेस अलग है। जिनका नाम था उनके लिए थोड़ी राहत है, क्योंकि उनको ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है प्रूव करने की या साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोगों का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था, अभी वो जो है आज के वोटर आईडीज उनके बन चुके हैं और उनके लिस्ट में नाम है, तो ऐसे लोगों को मैपिंग करवाना जरूरी है। इसमें से क्या होगा, बीएलओज आपके घर घर आएंगे और सारे बीएलओज जो है हर वोटर के पास से एनुमरेशन फॉर्म्स को फिलअप करवाएंगे। कम से कम 3 बार वो आपके घरों को विजिट करेंगे। अगर आप 3 बार भी नहीं रहे तो हो सकता है कि आपको जो है वहां पर डाउटफुल वोटर्स के नाम पे लिस्ट किया जाएगा। अगर आप रहे तो एनुमरेशन फॉर्म फिलअप करें। एनुमरेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम पर भी जो है अगर सही तरीके से आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की और मैपिंग में जो है 2002 का जो है लिंकिंग डॉक्यूमेंट आपने अगर नहीं दिया, अपना खुद का वोटर आईडी 2002 का या फिर अपने वालिद और या वालिदा का, यानी कि अम्मी और अब्बा का किसी में एक का जो है किसी का वहां पर एपिक नंबर देना जरूरी है, जिससे यह साबित हो जाएगा कि आप जो है फला शख्स के बेटे हैं, जो फला इंसान जो है भारत के शहरी है, जिनका ऑलरेडी 2002 में यहाँ पे आईआर क्लियर हो चुका था। तो उनके जरिए से आपका भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्लियर हो जाएगा। तो ये कहना है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन इसको इतने आसानी से किया जा रहा है हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने जो लिस्ट दी है
12 या 13 डॉक्यूमेंट्स की जो उन्होंने लिस्ट दी है। बहुत सारे भारतीयों को जो है अपना ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने का जो चैलेंज उनके सामने रखा गया है, इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। तो हो सकता है कि जितने गरीब हैं, जितने पिछड़े हैं, खास करके जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोग जो है कुछ भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना मेंटेन करते हैं, ना ही मेंटेन करने की उनके पास वो क्षमता होती है। और ऊपर से प्रॉब्लम यह है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ना होने की वजह से, स्कूल सर्टिफिकेट्स ना होने की वजह से उनका बर्थ डेट्स और उनके एज प्रूफ जो है ना बहुत हद तक खतरे में रहते हैं। इसके अलावा भी जो है, जो गरीब इंसान है, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके पास कोई भी गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है अपना एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ दो भी प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। अब रही बात आईडी प्रूफ की, वो इसमें आधार कार्ड तो आईडी प्रूफ के लिए माना गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन बाकी दो जो मरहले हैं, जैसे कि आपको एज भी प्रूफ करना है और साथ ही साथ एड्रेस भी प्रूफ करना है, तो ये दो चीजें प्रूफ करने के लिए जो है आपको एक शदीद तरीके के इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। वो इम्तिहान का नाम ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जो कि ऑलरेडी पहले फेज में बिहार, यूपी जैसे कुछ स्टेट्स में किया गया है। और जो है ऑलरेडी फाइनल ऑब्जेक्शन का डेट भी खत्म हो गया है। वहां पर आपने देखा होगा कि शायद 65 से 67 लाख तक वोटर्स को जो है बिहार में ही डिलीट कर दिया गया, और तकरीबन 2,90,00,000 वोटर्स को जो है यूपी में डिलीट कर दिया गया। कहा यह जाता है कि सिर्फ उसमें से जो है कुछ परसेंटेज ऑफ वोटर्स जो है मरे हुए लोगों के नाम कंटिन्यू हो गए थे, वो तो पाक करना ही था, कर दिए, ठीक है। बचे हुए जो भी वोट्स हैं, जो डाउटफुल वोटर्स के नाम पे इनको डिलीट कर दिया गया, या तो फिर उस एड्रेस पे वहां पे पाए नहीं गए, या फिर पाए गए हैं लेकिन 2002 के और आज के मैपिंग नहीं होने की वजह से, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मैच नहीं होने की वजह से, नेम में डिफरेंसेस रहने की वजह से, एड्रेस में डिफरेंसेस रहने की वजह से जो है बहुत सारे लोगों के वोट्स भी काट दिए गए हैं। सिर्फ यूपी में कहा जाता है कि 50 लाख के आसपास लोगों का जो है मरे हुए लोगों का नाम था, तो बाकी तकरीबन 2,30 से 40 लाख जो लोग थे उनका वोट क्यों डिलीट किया गया, ये क्लैरिटी जो है आज तक एसआईआर की नहीं दी गई है। और ऊपर से जो है एसआईआर को इस नजरिए से देखा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि एसआईआर जो है एक तो इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के तहत, जो कि आर्टिकल 326 में जो पावर दिया गया इलेक्शन कमीशन को, उसी तरीके से पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में सेक्शन 23 में जो पावर दिया गया है, ये दोनों पावर्स को इस्तेमाल करके वो अपना वोटर लिस्ट तो पाकीज़ा मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये कोशिश की कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके बैकडोर से एनआरसी लाएंगे, तो ये उनके अधिकार व्याप्ति से या फिर उनकी ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर वाला है। आपने सुना होगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा साहब भी इसको मेंशन कर रहे हैं कि जो भी एसआईआर करवा रहे हैं हम इनको जेल भेजेंगे बोल के। हम दुआ करते हैं कि महमूद प्राचा साहब को इसमें कामयाबी मिले, हम भी उनके साथ हैं। रियासत कर्नाटका में हम उनकी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। अब रही बात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, उसमें जो तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया है वो गैर कानूनी है और संविधान बाहिर है, तो इसको जो है हम लोग चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह, वो अलग बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें यह देखना है कि अगर इंटेंसिव रिवीजन भी होता है, जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भी अगर होता है, तो उसके अंदर भी जो है जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने डाले हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस डालने का पावर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं है। ये एक और बात है। कानूनी लड़ाई हम लोग इंशाल्लाह बाद में लड़ लेंगे, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि कानूनी लड़ाई को जाने से पहले पहले हमारा अपना डॉक्यूमेंटेशन को ठीक कर लेना है। तो हम थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस को समझते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले हमें करना है कि जो भी बच्चा पैदा हुआ है 1987 के बाद, उन सारे बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बना के रख लेना है। सबसे पहला यह काम आप लोगों को करना है। अगर 87 से पहले अगर कोई बंदा पैदा हुआ है तो उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, ये पहले आप लिख के रख लीजिए। दूसरी चीज, अगर कोई बंदा स्कूल गया है, तो अगर समझो एसएसएलसी तक उन्होंने पढ़ाई की है, तो एसएसएलसी के अंदर उनको लिविंग सर्टिफिकेट दी जाती है जब वो पास होके निकलते हैं बाहर, और साथ ही साथ एक मार्क्स कार्ड भी इशू किया जाता है वहां के एसएसएलसी बोर्ड से। तो हमारी कर्नाटका के अंदर जो एसएसएलसी बोर्ड है, इसकी जो सर्टिफिकेट आती है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ डेट भी एंट्री की जाती है। तो बर्थ डेट होने की वजह से आपका मार्क्स कार्ड और आपकी लिविंग सर्टिफिकेट दो भी जो है आपके इस बात के एविडेंस होंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ यही है, तो आपकी एज भी इतनी है बोल के उसका सबूत उसमें क्लियर हो जाएगा।
अगर उस बिना पर भी अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास मौका है, एप्लीकेशन डाल सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपके अपने लोकल बॉडी में जो भी म्युनिसिपल काउंसिल है या फिर ग्राम पंचायत है या फिर टाउन लेवल में है या फिर अर्बन सिटीज में अगर आप रहते हैं तो बीबीएमपी जैसे डिपार्टमेंट में जाके आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लगाया तो वहां पर पॉसिबिलिटी दो है, या तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगी या तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो नहीं है बोल के भी एक सर्टिफिकेट मिलेगी, उसको नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर अलभ्य प्रमाण पत्र जिसको कन्नड़ा में कहते हैं, ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसको लेकर के आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी आपके वकील है जो कि आपके कांटेक्ट में है तो इमीडिएटली आप उनको कांटेक्ट कीजिए। उनके जरिए से जो है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट जो आपके जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट है उनके पास जो है आप जाके एक पिटिशन डाल सकते हैं। पिटिशन डालने के बाद सुनवाई होने के बाद लोकल अथॉरिटीज को जो है डायरेक्शन दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि इनका बर्थ को जो है एंट्री करना है, इनके सर्टिफिकेट को इशू करना है बोल के। एक बार बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो गया, कुछ छोटा मोटा पेनल्टी वगैरह लगा के वो लोग बर्थ सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। साथ ही साथ आपका नाम जो है जो डेटाबेस गवर्नमेंट का डिजिटल डेटाबेस है उसमें भी एंट्री कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह होगा कि आप इसके बाद जितने भी बार एप्लीकेशन डालेंगे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, हर बार भी आपका एप्लीकेशन इमीडिएटली जो है अप्रूव होके आपको वही बर्थ सर्टिफिकेट बार बार उसकी कॉपी मिलते रहेगी। ये क्लियर तरीके से हमको समझ लेना है। दूसरी तरीके से अगर देखा जाए कि अपार्ट फ्रॉम जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनके पास एसएसएलसी के और पीयूसी के मार्क्स कार्ड नहीं होते हैं, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए दूसरे तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर वोटर आईडी पहले वाला है, आधार कार्ड सही से वोटर आईडी को मैच होके बन गया है, तो उस डॉक्यूमेंट को लेके आप क्या कीजिए, इमीडिएटली एक बैंक अकाउंट ओपन कीजिए जिसके अंदर आपको एड्रेस प्रूफ मिल जाएगा। आप जो है डीएल को अप्लाई कीजिए, आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाने का लाइसेंस मिल जाएगा। आप जो है पासपोर्ट को अप्लाई कीजिए, आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा, जिससे आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ तीनों भी जो है क्लियर करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स काम आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, तो आपका जो परचेज डीड होता है, सेल डीड जिसे कहते हैं, उस डीड के अंदर जो है आपका नाम, परचेजर का नाम जो है एड्रेस के साथ आ जाता है जहां पर आप उस वक्त थे जब आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की थी। अगर आप वो प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद समझो घर लिए, आप उसी घर में रह गए, तो शेड्यूल और बाकी जो चीजें हैं वो आपको ये चीज में मदद करेंगे कि प्रेजेंट इस एड्रेस में आप रह रहे हैं बोल के ये एविडेंस भी उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आपका एड्रेस प्रूफ का मसला यहाँ पे क्लियर हो सकता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि नियरेस्ट आपकी जो लोकल बॉडी ऑफ लोकल गवर्नमेंट जो होती है वहां पे जाके एप्लीकेशन डालेंगे, रहवासी प्रमाण पत्र या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोल के इशू किया जाता है, वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं आपके एड्रेस प्रूफ को क्लियर करने के लिए। अब एज प्रूफ में अनपढ़ लोगों के लिए और भी एक ऑप्शन ये है कि आप अगर डीएचओ के पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के पास, तो वो जो है बॉडी को एनालाइज करके साइंटिफिक मेथड से उनका स्टडी करके एक अप्रोक्सीमेट एज जो है सर्टिफिकेट इशू करते हैं डीएचओ। वो डीएचओ का इशू किया हुआ एज सर्टिफिकेट भी आपको वोटर आईडी बनवाने में काम आ सकता है अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल नहीं गए तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद अगर आपका कोई फॉरेस्ट राइट्स है तो फॉरेस्ट राइट्स के डॉक्यूमेंट्स भी इसमें काउंट होंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट आईडी कार्ड आपका काउंटिंग में आ जाएगा। अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो आपका पेंशन कार्ड जो है वो भी आपको काम आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी तरीके का गवर्नमेंट इश्यूड डॉक्यूमेंट जिसमें से गवर्नमेंट की सील और सिग्नेचर हो, जिसमें से आपका नाम और एड्रेस हो, जिसमें आपका एज हो प्रूफ के लिए, और या फिर आपका आइडेंटिटी या फोटो आईडी जिसे हम कहते हैं वो हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी जो है एसआईआर में एक्सेप्ट किए जाएंगे। आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ को मैपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन सारी चीजों को आप अपने दिमाग में रखिए, इसी तरीके से आप काम करते रहिए, आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा परफेक्ट बना लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सिर्फ एसआईआर के लिए नहीं, अगर कल चल के इन्होंने बदमाशी की, शरारत की, एनआरसी लाने की, तो भी आपकी एनआरसी क्लियर होनी चाहिए इन्हीं डॉक्यूमेंट के जरिए से। और कुछ एडिशनल चीजें मैं बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, वो सारी चीजें बना लेने का जो है उस वक्त में डिसाइड करेंगे जब वो नोटिफिकेशन आएगा। अभी एसआईआर के हिसाब से हमने जो है डॉक्यूमेंट जो बताई है वो डॉक्यूमेंट्स आपको बना के रख लेना है। इतना समझने के बाद हमने ये देखा कि एसआईआर जो प्रोसेस हो रहा है वो किसको अफेक्ट कर रहा है। ये मैंने देखा कि यूपी में मेरे कुछ दोस्त हैं जो अच्छे वकील हैं, वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अल अमीन कॉलेज ऑफ लॉ से पढ़ के वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनसे मैंने बात की तो पता चला
कि पूरे यूपी में 15.5 करोड़ वोटर्स थे, जिसमें से तकरीबन तकरीबन 3 करोड़ वोटर्स को डिलीट कर दिया गया। दैट मीन्स 19% से 20% तक वोटर्स को डिलीट कर दिया गया है। अभी हमने ये जो स्टेट वाइड जो परसेंटेज है डिलीशन का 19-20% अगर आप रख के चलिए, तो हमने और बारीकी से जाके मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमने चेक किया, तो वहां पर जो है सिर्फ 12 से 15% वोट्स जो है डिलीट हुए हैं। वही डिलीशन का रेशियो जो है, अगर हम हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में, जहां पर खास करके एससीज और ओबीसीज ज्यादातर रहते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने चेक करके देखा, तो वहां पर 20 से 25% या उससे ज्यादा भी वोट्स डिलीट हुए हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इससे यह साबित हो गया कि एनआरसी बात की बात, एसआईआर जो है सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है पहली फुर्सत में एससीज को, दूसरी फुर्सत में बैकवर्ड कम्युनिटीज को जो कि गरीब है, तीसरी फुर्सत में वो अटैक करेगा मुसलमानों को। तो मुसलमानों का जो नंबर है वो तीसरे नंबर पर है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों को जब हमने स्टडी किया, तो हमें ये महसूस हुआ कि मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना डॉक्यूमेंटेशन ठीक कर ले, साथ ही साथ अपने जो पड़ोसी, अपने हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई, जैन और ईसाई सिख भाई हैं, इनको भी आप कांटेक्ट कीजिए, अपने बुद्धिस्ट भाई बहनों को भी कांटेक्ट कीजिए, इनका भी आप जो है एसआईआर में मदद कीजिए, इनके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को ठीक कीजिए, ताकि इनका वोटिंग राइट बना रहे, जिससे भारत का प्रजातंत्र मजबूत रहेगा। अगर वोटिंग राइट ही छीन लिया जाएगा तो प्रजातंत्र भी मजबूत नहीं रहेगा। तो ये जो डर है, आज खतरा है संविधान को, खतरा है भारत के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक स्टेटस को। तो इसीलिए जो है सिर्फ ये मेरा वोट नहीं, ये देश का वजूद है। तो हम जो भी आज काम कर रहे हैं, अगर हम क्यू में खड़ रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो आप सोचिए कि आप देश की सेवा कर रहे हैं, आप देश के प्रजातंत्र को मजबूत रखने के लिए, कायम दायम रखने के लिए आपका वक्त और आपका एनर्जी, आपका पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आपका पैसा देश के प्रेम में खर्च हो रहा है, तो आपको कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर इस मामले में कुछ भी तकलीफ होती है तो ये देश के लिए मेरी कुर्बानी है, ये सोच के, इस जज्बे के साथ हम ये काम शुरू करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज है, हर स्टेट में मुसलमान, साथ ही साथ ये जो है बिगेस्ट मेजॉरिटी भी है अमंग द माइनॉरिटीज। तो इस सिलसिले में मैं आपको कुछ जिम्मेदारियां यहां पे देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अंदर जिस तरीके से बताया गया है कि डेमोक्रेसी को बचाना है, तो डेमोक्रेसी को बचाने की जिम्मेदारी जो है आज पूरी की पूरी आज मुसलमानों के कंधे पे मुझे नजर आती है, क्योंकि बाकी कम्युनिटीज जो है या तो कमजोर है या तो फिर वो कंफ्यूज्ड है। तो कंफ्यूजन की वजह से या कमजोरी की वजह से वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मुसलमान अगर पहला कदम उठाएंगे तो फिर से भारत जो है जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उस तरीके से आज अंग्रेजों की जो नाजायज कौम यहां पे भारत में हुकूमत करने के वास्ते जो है, कैपिटलिस्टिक की गुलामी करने के वास्ते जो है, सोशलिज्म को खत्म करने के वास्ते जो है, गरीब और जो हमारे फार्मर्स को खत्म करने के लिए जो काम कर रही है, ऐसी हुकूमत को सबक सिखाकर अच्छे लोगों को, डेमोक्रेटिक लोगों को, संविधानिक लोगों को जो है पावर में लाने के नियत से हमें काम करना है। फिर से वही ताकत हिंदू और मुसलमान की, सिख और ईसाई की, हमें एक साथ खड़ के दिखाना है कि हम भाई भाई थे, भाई भाई हैं और आगे भी रहेंगे। देश के लिए हम एकजुट होकर काम करेंगे, ये हमें अज़म लेना है। बाकी चीजें और हम लोग आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए। जय भीम, जय भारत।